Hi friends, I am Kushagar Malik. So JEE Advance held a day before. जैसे ही JEE Advance का पेपर हुआ, उसके बाद से ही फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के कैटलाइजर पे फोन एंड मैसेजेस आना स्टार्ट हुए एंड दे ऑल वांट टू नो अबाउट दैट कि JEE का इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, क्या हमें IIT मिल पाएगा, कौन सा IIT हमें मिलेगा, कौन सी ब्रांच हमें चूज करना चाहिए। और वहीं क्लास 12th के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ये जानना चाहते थे कि क्या उन्हें इस बार ड्रॉप लेना चाहिए, अगर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ड्रॉप लेना चाहिए या फिर हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। We have decided to make this video to solve all your queries. And now, who's better than students' favorite Sumit Upanyu sir, who has produced Delhi's on Girls Topper, AIR 24 and AIR 3 for last 2 consecutive years in IIT JEE. And maybe in this year, he is ready with AIR 1. Fingers crossed. We have Sumit Garg sir, Director Operations of Catalyzer, one of the finest JEE expert of nation. He has given thousands of JEE selection till date and now heading towards a national record in JEE scenario. Welcome sir. Thank you. How was the paper? वेल कुशाग्र, पेपर इस बार का जो था उसे मैं टफ कहने के बजाय कहूँगा कि इट इज़ रादर ऑन द ट्रिकियर साइड। पिछले कुछ समय से लगातार ये बातें उठ रही हैं, IITs के प्रोफेसर्स कहते हैं, हम लोग न्यूज़ पेपर्स में पढ़ते हैं कि IIT की सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी टफ होनी चाहिए। अब IIT में उतना रॉ टैलेंट नहीं आ रहा है, नेचुरल ब्रिलियंस नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पेपर उस तरफ ले जाने की एक कोशिश की गई थी कि जिसमें आपने जो पढ़ रखा है उसमें छोटी छोटी कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स थे जो आपको उस समय एकदम क्लिक होने चाहिए थे, जिस कारण से आप अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते थे। तो हाँ, पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इट वाज ऑन द टफर साइड, बट रादर ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो वो फंडामेंटल्स पे बेस्ड था, ट्रिकियर था। कुशाग्र, मैं भी उपनी सर से बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से कि पेपर जैसे हम हर साल देख रहे हैं, अगर मैं 2013 की बात करूँ, 14 की बात करूँ, 15 की बात करूँ, तो ग्रेजुअली दे आर इंक्रीजिंग दिस स्टैंडर्ड, बढ़ रहा है पेपर का स्टैंडर्ड। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने एक ही तरह के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हों, वो स्टूडेंट्स रॉ टैलेंट में नहीं आते, उनका ये मानना है। तो जनरली व्हाट दे डू, अब वो क्वेश्चंस को और कंसेप्चुअल साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स, जिस तरह का उसी इंस्टेंस पे उसी समय सोच के कुछ इंटरप्रेट कर सकें, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने ज़्यादा डाले, इसलिए कई स्टूडेंट्स को ये फील हुआ कि पेपर डिफिकल्ट था। बट जो स्टूडेंट्स ने शुरुआत से इसी तरह की प्रैक्टिस की, उन्होंने क्वेश्चंस में उसी समय कुछ नया सोचने की कोशिश करी, उन्हें वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा। तो ये मेरा मानना है कि हाँ, पेपर अपर साइड पे था इस तरह से कि उसमें कंसेप्ट्स आपको उसी समय क्लिक होना चाहिए। सर, इस बार वेटेज किस तरह का रहा? वेल, वेटेज के बारे में हमें सब्जेक्ट वाइज ही एक बार देखना होगा। तो जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में हम लोग थोड़ा टोटल फिजिक्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक पार्ट में हमेशा अलग रखता हूँ जनरल फिजिक्स, यूनिट डायमेंशन एरर मेजरमेंट। इस बार फिर से वो काफ़ी ज़्यादा आया, 11 मार्क्स के क्वेश्चन उस चैप्टर से आए। एक छोटी सी यूनिट है लेकिन उससे 11 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तकरीबन 10%। वहीं आप देखेंगे तो मैकेनिक्स 24 मार्क्स का मैकेनिक्स आया टोटल। सबसे ज़्यादा इस बार जो था वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था 32 मार्क्स का। लेकिन वहीं जो सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा वो इस बार मॉडर्न फिजिक्स रहा। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जो तकरीबन 10 to 15% आता है, इस बार वो नियरली 18% तक गया। और उसके 23 मार्क्स के क्वेश्चंस थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसमें एक क्वेश्चन तो उसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी थे। फॉर एग्जांपल जैसे पेपर 1 में एक क्वेश्चन था जो इंटीजर टाइप में था। पेपर 1 में दैट क्वेश्चन वाज, उसमें बीटा डीके के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उस क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी ट्रिक थी। अब कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए उस समय वो पेपर को देखेंगे तो उसको सबसे पहला थॉट ये आएगा कि अच्छा, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। क्वेश्चन सिंपल कॉन्सेप्ट पे था कि मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर करना है, लेकिन स्टूडेंट को लगेगा कि ऐसा था कि इसमें मिसिंग है कुछ। लेकिन अब इसमें एकदम बेसिक डेफिनेशन अगर आपको याद आ जाए कि एटॉमिक मास यूनिट हमने डिफाइन ही कार्बन के मास पे की हुई है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम, तो वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर लेगा। अदरवाइज वो आखिरी तक ये सोचते रहेगा कि डाटा अधूरा है, कहीं क्वेश्चन में कुछ कमी तो नहीं है। तो बेसिकली इस तरह का मॉडर्न फिजिक्स काफ़ी पूछा गया। ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फिजिक्स जैसा आता है वैसा ही रहा वेटेज वाइज। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ज़्यादा आता है, मैकेनिक्स ज़्यादा आता है, पर इस बार मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तकरीबन बराबर मार्क्स के आ गए, विच वॉज अ सरप्राइज एलिमेंट। वेव्स कम आया। वहीं केमिस्ट्री की बात करें,
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों तकरीबन बराबर बराबर थे। पिछले कुछ साल में ये जरूर हो रहा था कि इनऑर्गेनिक में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे थे कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, आप फैक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट उसमें से बुक में से क्वेश्चंस आ रहे थे। इस बार इनऑर्गेनिक का वेटेज भी ऑर्गेनिक और फिजिकल के बराबर रहा। सो फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस तरह के वेटेज रहे। मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिला। जैसे कैलकुलस यूजुअली हर साल 35 से 40% वेटेज लेता है, इस साल भी नियरली 32% के अराउंड वेटेज था कैलकुलस का। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि इतना आएगा, बट इट वाज ऑन बिट डिफिकल्ट साइड। यस, इट वाज ऑन बिट डिफिकल्ट साइड एज यू जनरली जो होता है कि कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस के आसान होते हैं, इस साल भी थे, लेकिन कुछ काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहे जिसमें आपको उसी समय कुछ कंसेप्ट लगाने, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें कुछ क्वेश्चंस को उसी समय सोचना पड़ता है इस पेपर में। कैलकुलस में ऐसे क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा थे। मैथ्स में भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था ट्रिग्नोमेट्री। यूजुअली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऑन डायरेक्टली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछते थे, पर वो क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री को कहीं अप्लाई करते थे। लेकिन इस साल उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पर कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड पूछ लिए। पर उसके साथ सबसे अच्छी बात क्या थी ट्रिग्नोमेट्री पर, कि जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड बहुत सारे रिजल्ट्स याद कर लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए वो क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे। वो उन रिजल्ट्स पे बेस्ड थे जो नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं हम। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए पेपर के बाद कि सर ये क्वेश्चन में तो हमने आपने जो एक इस तरह की चीज़ बताई थी वो डायरेक्टली अप्लाई हो गई, क्योंकि ये एक नॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट था जो यूजुअली स्टूडेंट्स नहीं याद रखते। तो उस रिजल्ट के कारण उनका वो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ गया। वही अगर हम बात करें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो ऑन एन एवरेज 15 से 20% रहता है, इस साल भी वो 15% ही है। ये मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, हम कैलकुलस को ज़्यादा करें, तो उसका वेटेज भी अप्रॉक्सीमेटली 10% वेटेज रहा, जो कि बड़ा माना जा सकता है। सरप्राइजिंग तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कहूँगा। वेक्टर 3D इट इज़ अराउंड 9%। यस, कॉम्बिनेटरिक्स जिसकी बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, इन दो पार्ट्स को उन्होंने इस बार 10% वेटेज दिया है, जो यूजुअली यही रहता है। अच्छी बात ये रही कि क्वेश्चंस इजियर साइड पे थे। बाकी कैलकुलस अगर हम कंपेयर करें कॉम्बिनेटरिक्स से, तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस इजियर साइड पे थे। स्टूडेंट्स अगर उन्हें पहले अटेम्प्ट करते तो शायद वो ज़्यादा अच्छा कर पाते एज कम्पेयर टू कैलकुलस। सो इस तरह से ये पूरा वेटेज गया है। डिफिकल्टी वाइज भी अगर हम पेपर को डिवाइड करें तो यस देयर आर वी कैन से 30 to 35% क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट की कैटेगरी में थे। डिफिकल्ट मीन्स कि जिसमें आपको थोड़ा समय लग सकता था। 65 to 70% क्वेश्चंस दे वर ऑन एवरेज साइड। जो जिस स्टूडेंट ने साल भर तैयारी करी होगी वो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। सर जैसा कि जेईई एडवांस में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2 पेपर? देखिए कुशाग, मुझे लगता है पेपर 1 पेपर 2 जो लिए जाते हैं आईआईटीएस का, वो सिर्फ लिए इसलिए जाते हैं कि एक पेपर में पूरा इतने 2 साल का सिलेबस समेट पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 पेपर जब लिए जाते हैं तो उसमें एक बड़ा एक्सपोजर मिलता है। जैसे इस बार आप देखेंगे तो फिजिक्स में देयर वाज अ जाइजेंटिक डिफरेंस बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 फिजिक्स का मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत आसान था, पर पेपर 1 में ऐसा था कि क्वेश्चंस रिलेटिवली डायरेक्ट भी थे। जैसा भी आपको इजी, एवरेज, टफ का भी गर्ग सर ने बताया। फिजिक्स में भी अगर आप टफर साइड पे देखेंगे तो हार्डली दोनों पेपर मिला के जो 36 फिजिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें से आपको 6 टफ साइड पे मिलेंगे, बचे हुए क्वेश्चंस इजियर या एवरेज साइड पे थे। लेकिन इस बार काफ़ी ऐसा ट्रिक था उसमें कि आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए और वो आपको तुरंत याद आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को करने का टाइम कम होता है। आपको 2 मिनट में क्वेश्चन पूरा ग्रास्प करके फ्रेम बनाकर उसको करना होता है। पेपर 2 फिजिक्स में ज़रूर एक उसमें कुछ क्वेश्चंस जैसे मैकेनिक्स के जो थे, स्पेसिफिकली रोटेशनल मोशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस वाकई में नए थे पूछे जाने में और काफ़ी अच्छे भी थे, जिसमें किसी भी स्टूडेंट को टाइम लगता। केमिस्ट्री दोनों पेपर बैलेंस थे, मतलब इसमें ज़्यादा टेस्ट, जैसा मैं आपको कह रहा था कि स्टूडेंट का ज़्यादा टेस्ट यही है कि अगर उसको कोई क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, देखिए IIT जेईई की जो एग्ज़ाम होती है, जेईई एडवांस्ड एग्ज़ाम, और ये हम हमेशा क्लास में भी कहते ही हूँ स्टूडेंट्स को,
और मैं सभी जो जेई मेंटर्स हैं उनको भी कहता हूँ, हमेशा ये सलाह देना चाहता हूँ कि हम सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाते हैं, हमें उन्हें क्वेश्चन कई बार छोड़ना भी सिखाना चाहिए कि पेपर सॉल्व करना सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाने के, क्योंकि अल्टीमेटली उसे इंडिविजुअली अगर यही सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट को एक एक करके दिए जाते तो भारत में कई स्टूडेंट ऐसे होते जो इन क्वेश्चंस को बड़ी आराम से कर लेते अगर उन्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाता। पर क्योंकि उन्हें एक साथ 3 सब्जेक्ट उसी 3 घंटे की ड्यूरेशन में करना है, तो मैं हमेशा मेंटर्स को भी यही सलाह देता हूँ कि आप पेपर सॉल्व करना सिखाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सिखाना। अब जैसे एक क्वेश्चन था इसमें पेपर 1 की ही अगर हम बात करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशंस का है, मल्टीपल आंसर टाइप है। अब उसमें क्या था कि अगर स्टूडेंट उसको डायमेंशनली जाए और चारों ऑप्शंस चेक करने जाए तो उसे टाइम बहुत लग जाएगा उस क्वेश्चन करने में, 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट उसको ध्यान से देखता तो उस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो उसमें q² वाली टर्म हर जगह है। अब स्टूडेंट अगर इसको डायरेक्टली लिंक कर लेता कि हमने कूलम्ब फोर्स पढ़ा हुआ है F = 1/4πε q²/r² टाइप का है, तो वो डायरेक्टली q²/ε के डायमेंशन वहां से लिखता, kb × t के डायमेंशन वो इस फैक्ट से लिख लेता कि काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल p × v होता है, तो एनर्जी के डायमेंशन वहां से आ जाते। अगर वो ऐसा कर लेता तो ये क्वेश्चन हार्डली वो आधे मिनट में सॉल्व कर सकता था डायमेंशनली, पर अदरवाइज उसको 3-4 मिनट लग जाते। तो वो पेपर सॉल्व करते आना बहुत ज़रूरी है, उस तरह से हम लोग देखते हैं। वहीं जैसे सेकेंड पेपर में एक क्वेश्चन था ऑप्टिक्स का, जिसमें जनरली अभी सिलेबस में IIT के पेरा एक्शियल रेज वाले सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर कुछ सेट में वो क्वेश्चन नंबर 1 ही था, कुछ सेट में जैसे कोड नंबर 5 में वो क्वेश्चन नंबर 2 है। अब उसमें जिस तरह की रेज थी उससे वो अलग ही समझ में आ रहा था कि ये सिस्टम नॉन पेरा एक्शियल वाला है, जो सेकेंड रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें रेज नॉन पेरा एक्शियल अपने को लेनी है, मार्जिनल रेज लेनी है। अब वो क्वेश्चन में अगर आप पूरा उसको कायदे से सॉल्व करने जाएंगे तो वो टाइम कंज्यूम करेगा ही, और फिर भी आंसर थोड़ा अप्रोक्सीमेट ही आएगा। सबसे बेहतर होता कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ देते। तो ये जो रिजेक्शन है ये भी बहुत जरूरी है। हो सकता है वो इसमें जो क्वेश्चन छोड़ते उसके बदले वो केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, क्योंकि इस बार केमिस्ट्री ऐसा था कि सबसे पहले वही अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था। जैसे आपका क्वेश्चन है कुशाग्र कि क्या दोनों पेपर्स में कुछ डिफरेंस था, और पहले तो खैर ये भी हम जानना चाहते हैं, हम देखते हैं कि 2 पेपर्स का जो कंसेप्ट इसलिए भी रखा जाता है कि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कोई स्टूडेंट है और उसने फर्स्ट पेपर में उतना अच्छा नहीं किया, तो श्योरली विल गेट सम चांस कि वो अपनी उस चीज़ को सुधार सके इन सेकेंड पेपर। तो इस तरह से वो 2 पेपर्स का कंसेप्ट रखा जाता है बेसिकली। और मैथ्स में जो मैंने देखा दोनों पेपर में, देयर वाज नॉट दैट मच डिफरेंस फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, डिफिकल्टी लेवल वाइज एंड यस क्वेश्चंस में जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो वेरी करे, बट डिफिकल्टी लेवल उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं था। सो मेरा मानना है कि दोनों ही पेपर करीबन एक जैसे लेवल पे थे। फिजिक्स में जरूर सेकंड पेपर फर्स्ट के मुकाबले मतलब फॉर पेपर 2 फिजिक्स वाला जो पार्ट था वो थोड़ा सा टफ था, स्टूडेंट को वो काफी टफ पड़ा होगा। मैथ्स बैलेंस था, देयर वाज जस्ट अ क्वेश्चन, केमिस्ट्री वाज आल्सो बैलेंस्ड। यस सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की क्वेरी से आई हमारे पास, उन सभी का ये जानना है कि क्या इस बार का कट ऑफ रहेगा, क्या उनके रैंक प्रेडिक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं आपसे। कुशाग्र, ये डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है स्टूडेंट्स का। मुझे लगता है स्टूडेंट सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, और फिर उससे भी ज़्यादा कि मेरे इस मार्क पे क्या रैंक आ रही है। देखिए, हम लोगों ने इसमें एक बहुत साइंटिफिक अप्रोच फॉलो किया। अभी हम लोगों ने ये जो पेपर था, ये अगर आप डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो एकदम थोड़ा सा यूनिक था। अभी तक किसी और पेपर से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्वेश्चंस के मामले में। लेकिन पैटर्न वाइज अगर आप देखेंगे तो इसमें मल्टीपल आंसर्स का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन का। तो कुछ लास्ट ईयर का पैटर्न भी उसको फॉलो करते हुए था, लास्ट ईयर का पेपर भी। और ये जो पार्शियल मार्किंग का जो सिस्टम था, ये 2010 में पहले एक बार IIT में आ चुका है, 2010 में आया हुआ है। हमने पिछले 7 साल के जब से IIT ऑब्जेक्टिव हुई है और तब का हमारे पास ऑथेंटिक डाटा अवेलेबल है, हमने उन सारे में सभी स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस था उसको साइंटिफिकली उसकी सैम्पलिंग की, प्लस इस बार जो स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया है और जो हमें स्कोर्स हमने देखे स्टूडेंट के, उन सबको सैंपल करते हुए हमने एक प्रिडिक्शन बनाने की कोशिश की है जो
देखिए प्रिडिक्शंस का ऐसा होता है कि थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, पर स्टिल हम लोगों ने कोशिश की है कि हम काफ़ी रियलिस्टिक डाटा के करीब जा सकें। तो इस बार जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए 100 मार्क्स के आसपास स्कोर कर रहा है, अगर कॉमन मेरिट लिस्ट की हम लोग बात करें जनरल कैटेगरी की, सो इफ समवन इज स्कोरिंग 100 एंड अबव, तो उन्हें आईआईटी की तरफ से एक रैंक मिल जाएगी, उन्हें आईआईटी क्वालिफाइड कह सकते हैं हम लोग। जहाँ तक बात आईआईटी में एडमिशन के लिए हम लोग करें, तो आईआईटी में एडमिशन तकरीबन 7500 रैंक तक क्लोज हो जाते हैं, 7500 8000 रैंक तक। तो जिन भी स्टूडेंट्स का कॉमन मेरिट लिस्ट में जनरल कैटेगरी में स्कोर 142, 140, 142, अब ये देखिए 5-7 नंबर इधर उधर हो सकता है, 140 प्लस अगर स्टूडेंट का स्कोर है तो उन्हें आईआईटी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा है। वहीं अगर हम रैंक्स की बात करें, अब कई बच्चों को लगता है कि अंडर 100 कितने पे जाएगा, अंडर 500 कितने पे जाएगा, ये लगता है। तो इस बारे में हम लोगों ने जो सैम्पलिंग की हुई है पिछले काफ़ी समय से, और अभी स्टूडेंट्स का जो प्रेजेंट स्कोर है उसके हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप 50 में बच्चों का ड्रीम होता है आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, जो कि टॉप 50 रैंक पे खत्म हो जाता है। टॉप 50 का स्कोर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इट शुड बी समवेयर अराउंड 275 प्लस जिन स्टूडेंट्स का स्कोर है उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी रैंक टॉप 50 में आ सकती है, और ये 270 भी हो सकता है, इट कैन बी 280, ऐसा वेरिएशन हो सकता है। वहीं 50 से 200 के बीच में अगर स्टूडेंट का स्कोर 245 के आसपास है, 245 से 280 के बीच में है, तो उनकी रैंक कुछ 50 से 200 के बीच में आएगी। वहीं अंडर 500 का स्कोर हम लोग सोच रहे हैं कि इट इज़ अराउंड 225, तो जिन स्टूडेंट्स का अगर आज 230 है, 240 है, दे कैन फील इट गुड कि उनकी इस बार रैंक अच्छी आ जाएगी, जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे तो 60% पर 61% पे अंडर 500 रैंक थी, इस बार भी आपको कुछ वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा। वहीं 1000 रैंक जाएगा तकरीबन 205, 210 तक, और इस तरह से एक हमारा वेरिएशन है जो कैटलाइजर की वेबसाइट पे भी हम लोगों ने डाला हुआ है, उसमें से स्टूडेंट दे कैन सी एंड वेरीफाई। सर जैसे जिन स्टूडेंट्स का स्कोर इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? देखिए इसमें दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं। पहली बात, स्कोर अच्छा नहीं रहा तो कई बार बच्चों को अपने हिसाब से लगता है कि मेरा स्कोर कम आया है और आ सकते थे, जबकि इस बार थोड़े कम मार्क्स पे भी अच्छी रैंक की उम्मीद है, क्योंकि पेपर जिस तरह का गया है उससे ऐसा बिल्कुल स्टूडेंट मान सकते हैं। जैसे हम लोग भी 2 अंडर 50 रैंक तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि 2 अंडर 50 रैंक्स तो रहेंगी। आउट ऑफ 450 स्टूडेंट एक सिंगल सिटी से 450 स्टूडेंट से लगातार चौथे साल कैटलाइजर की रैंक ज़बरदस्त आने वाली है, वो टॉप 25 में रैंक्स आने वाली हैं, अंडर 50 रैंक्स आने वाली हैं, तो ये एक नेशनल रिकॉर्ड की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो कई स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जिनका स्कोर कम भी रहता है उन्हें भी बिल्कुल भी ऐसा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो क्लास 12th में है तो मैं उन्हें ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि दे शुड ऑप्ट फॉर अ ड्रॉप। अगर मान लीजिए उनका आईआईटी का स्कोर, क्योंकि देखिए लाइफ ऑलवेज गिव्स, आपको आईआईटी भी 2 चांस देता है। आप देखेंगे 10th बोर्ड में आपको 2 चांस नहीं मिलते, 12th बोर्ड में 2 चांस नहीं मिलते, लेकिन आईआईटी आपको 2 चांस देता है। उसके पीछे कारण है कि उन्हें भी लगता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो समय की कमी के कारण उतने प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, उन्हें 1 साल और चाहिए रहेगा उतनी प्रैक्टिस करने के लिए। तो जो स्टूडेंट्स 12th में हैं उन्हें अपना आईआईटी का ड्रीम पूरा, उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा आईआईटी का ड्रीम कोई ऐसा शटर ऑफ हो गया। उन्हें वापस से एक मौका है, दे कैन टेक ड्रॉप और वो अपनी प्रिपरेशन वापस से कर सकते हैं, वो ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं। सर जैसे जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? हमें लिमिट नहीं रखनी चाहिए। श्योरली व्हेन वी आर थ्रू विथ फंडामेंटल्स, हम उसमें अच्छे हैं, अब हम फंडामेंटल्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो इट शुड नॉट बी कि जो जेई का स्टैंडर्ड पूछा जाता है उसको बेंचमार्क में रख के उस बेंचमार्क पे क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं सभी उन टीचर्स को, उन सभी फैकल्टीज को बोलना चाहूँगा जो पूरी कंट्री में स्टूडेंट्स को जेई ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि वो स्टूडेंट्स को ये ना बोले कि आईआईटी ये नहीं पूछता है। आई एग्री विद दैट कि आप एकदम से लिमिट ना पर क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 सालों से, ये 4था साल होगा कैटलाइजर का जब इतनी अच्छी रैंक, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन रहा, हमने लिमिट नहीं रखी। हमने स्टूडेंट को कहा कि आप ये मत सोचो कि आईआईटी इससे डिफिकल्ट अभी तक नहीं पूछा था।
हम उससे डिफिकल्ट जाएं। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जो आज तक जेई के स्टैंडर्ड पे नहीं थे, आप उससे ऊपर रहें, स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो करें। अगर आप पर पहली, जैसे सर ने कहा, सबसे पहली नेसेसिटी आप फंडामेंटल्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वो क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को इस साल भी मैंने जो एक चीज करी, कैलकुलस पढ़ाते पढ़ाते, यस देयर आर सम इंडियन ऑथर बुक्स अच्छी हैं फॉर जेई, बट कई बार हम ऐसी कुछ चीजें मिस कर जाते हैं जो उनमें नहीं है। लाइक आई रेफर्ड रियल एनालिसिस बुक बाय टी2 एंड्रूज, वेरी हायर एंड बुक। उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक बुक्स पहले पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन जब हम उस बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक में कुछ बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जैसे मैंने जो पेपर में फील किया, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस के ऐसे थे जो स्टूडेंट्स सिर्फ प्रैक्टिस के बेसिस पे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वो नहीं कर पाते, पर जिनका उस लेवल पे कंसेप्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रांग था, उनके लिए बड़ा आसान रहा। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो इस साल भी जैसे केमिस्ट्री ओलंपियाड का जो अभी फाइनल फेज के लिए जो रिजल्ट आया, उसमें पूरी कंट्री से, पूरे नेशन से सिर्फ 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, तो वी ट्रेन अवर स्टूडेंट्स फॉर दैट ऑल्सो। तो उससे क्या हुआ, जब जेई का पेपर आया केमिस्ट्री ओलंपियाड में 4 में से इंडिया से के 2 रिप्रेजेंटेशन कैटलाइजर्स हैं, तो उन बच्चों ने जब इस लेवल के केमिस्ट्री पेपर को देखा तो उन्हें बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फेस दैट लेवल ऑफ पेपर। तो कहीं ना कहीं हमें ये सिखाना पड़ेगा बच्चों को कि आप अपने आप को उसी लेवल तक रिस्ट्रिक्ट ना करें, आप लेवल बढ़ाते जाएं, क्योंकि जैसे सर ने शुरुआत में ही बोला था कि आईआईटी अब रॉ टैलेंट चाहता है, इट्स नॉट दैट कि यू डेवलप्ड, है ना। उनको चाहिए कि आप कितनी जल्दी किसी चीज पर एक्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज आ रही तो आप उस पर कितनी जल्दी कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉर दैट यस, हमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है। अगर आप फंडामेंटल कैलकुलेशन आल्सो, यस, ट्राई टू डेवलप मेंटल कैलकुलेशंस आल्सो। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी देखा कि आपके जितने भी डाउट्स थे, जो क्वेरीज थी, पेपर का एनालिसिस और कट ऑफ मार्क्स और लाइक रैंक प्रेडिक्शंस, ये सभी आपको बहुत अच्छे से सुमित गर्ग सर और सुमित उपमन्यु सर ने बताया। सर मैं जानना चाहूँगा कि पेरेंट्स के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी जेई एडवांस दी है, अगर उनका स्कोर अच्छा आ रहा है, इट्स वेल एंड गुड, बच्चे आईआईटीज़ में जाएंगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। लेकिन अगर मान लीजिए उनका स्कोर कम भी है और उनमें कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की होगी, तो हम पेरेंट्स को हमेशा ये कहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को हमेशा उनके एफर्ट्स के लिए कह सकते हैं, पर अगर उन्होंने सफिशिएंट एफर्ट्स किए हुए हैं, उनके एफर्ट्स पर्याप्त हैं, तो अगर उनके रिजल्ट्स कुछ थोड़े डाउनफॉल भी आते हैं तो यू शुड मोटिवेट चिल्ड्रन। आप उन्हें, बच्चों को मोटिवेट कीजिए, आप उनका मोरल हाई रखिए। और जो स्टूडेंट अभी 12th में है, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था, जो स्टूडेंट अभी 12th में है और उनका स्कोर अगर कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें एक मौका वापस देती है कि वो अपना आईआईटी का ड्रीम अभी भी पा सकते हैं। तो पेरेंट्स, अगर बच्चे अगर लेना चाहते हैं ड्रॉप और उन्हें वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आईआईटी के लिए एक बार और अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें। जो ड्रॉपर्स हैं, नो डाउट कॉलेज सिलेक्शन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, दे कैन सीक हेल्प। अगर उनके बच्चे आईआईटीज़ में जा रहे हैं, वेल एंड गुड, एनआईटीज़ में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छे से अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए और स्टूडेंट्स को आगे भी काफ़ी मौके मिलते रहेंगे। कुशाग्र, पेरेंट्स, जैसे सर ने कहा कि पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए। पेरेंट्स इस तरह से उन्हें सपोर्ट करें कि अगर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि 12th में उन्होंने एफर्ट्स दिए हैं एंड दे आर रियली वेरी कीन टू गो इनटू आईआईटीज़, वो चाहते हैं, तो पेरेंट्स शुड गिव देम वन मोर चांस। यस, कि अगर वो उन्हें लग रहा है कि उनकी मेहनत थी लेकिन समहाउ कुछ ऐसी चीज़ें, फैक्टर्स थे जो जिस कारण से वो उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो उन्हें एक चांस देना चाहिए। एंड यस, अगर आप एक एनालिसिस देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आईआईटीज़ में जाने वाले सारे फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 50-55% स्टूडेंट्स सेकेंड अटेम्प्ट वाले भी होते हैं। सो उनको एक चांस देना चाहिए, उनके एफर्ट्स पे उनको कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वे करना चाहिए, इंस्टेड कि उनके मार्क्स क्या है ना, क्योंकि वो उस दिन पे भी मैटर कर जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि वो स्टूडेंट्स को, अगर उन्हें लग रहा है कि चांस दें। और जो स्टूडेंट्स इस साल सेकेंड अटेम्प्ट दिए हैं, उनके लिए सर ने जैसे बताया कि दे कैन सीक हेल्प, उन्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, दे कैन डायरेक्टली कम टू अस, बिकॉज इतने सालों के एक्सपीरियंस में हम उन्हें ये समझा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रैंक के बेसिस पर आप ये लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वी कैन हेल्प देम इन दैट वे। थैंक यू सर।
थैंक यू। आई होप कि इस वीडियो के बाद आप सभी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की जो भी क्वेरीज होगी आई थिंक हम लोग उनको सॉल्व कर पाए। एंड अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह जाती है तो यू कैन ईमेल अस ऑन दिस ईमेल आईडी, एंड फॉर मोर वीडियोस you can now subscribe our channel also.